सो वी आर डूइंग अवर चैप्टर 12। ये क्या है? प्रॉफिट लॉस टैक्स ये सब है, राइट? तो उसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट 12.3 एक्सरसाइज। मैम माइक ऑन करो। मैम माइक ऑफ है आपका। हाँ हाँ हाँ, भूल जाते हैं हम भी। चलिए। हाँ, तो टैक्स का मतलब क्या होता है? हमें एडिशनल एमआरपी से ज्यादा देना पड़ते ना पैसे, तो वो होता है टैक्स वाला, राइट? कि हमें खर्चा हो गया इसका मतलब। तो आप निकालो पेज नंबर, टैक्स का फॉर्मूला है। हाँ, पहले समझ लो टैक्स का मतलब क्या होता है। आप रीड कर लेते हैं पेज नंबर 181। तो टैक्स होते हैं ना, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है जीएसटी, उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बराबर। सेकंड होता है सीजीएसटी, मतलब वो स्टेट लेवल का होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और थर्ड होता है एसजीएसटी, तो उसका होता है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। तो 3 टाइप्स के टैक्स होते हैं, वो आप समझ लो। वो हमें मेंशन नहीं करना है कि कौन से टाइप का टैक्स हम पे कर रहे हैं, बट ये होता है। ओके, तो जीएसटी के बारे में आप सबको पता है कि अब सारी प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग जीएसटी पे करते ही है, जो भी सामान खरीदते हैं वो उसके अकॉर्डिंग, राइट? अब टैक्स का एक फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज दैट कि टैक्स इज इक्वल टू, वो सम में ही करेंगे, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है, सम में समझ में आ जाएगा। ओके, और ज्योमेट्रिकल बॉक्स इज मार्क एज ₹325, तो उसकी मार्केट प्राइस क्या हो गई? 325 है, उसके ऊपर ही हमें टैक्स पे करना होता है। 325 तो हम पे करने वाले हैं ही, राइट? इफ द रेट ऑफ टैक्स इज 12%, तो हम 12% किसके निकालने वाले हैं? 325 के। 100 के 12% के हिसाब से 325 के हमें निकालने हैं। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ कस्टमर हैज टू पे फॉर इट, तो कस्टमर को कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी टैक्स के साथ, वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो हम लिखते हैं फर्स्ट दिया है उसकी एमआरपी। ओके, तो आपको एमआरपी इज गिवन एज एमआरपी इज गिवन ₹325। एमआरपी हो जाती है ₹325। अब हमें क्या करना पड़ता है? टैक्स है आपका, टैक्स आपको दिया है 12%, तो अमाउंट जो कस्टमर को जो पे करनी होगी तो वो कैसे होगी? अमाउंट पेड बाय कस्टमर, तो जो हम अगर खरीदने जा रहे हैं तो हमें कितने अमाउंट पे करनी पड़ेगी? तो पहले हमें 325 तो पे करना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसकी एमआरपी है। उसके साथ एडिशन हमें क्या करना है? 12% करना है, 12% ऑफ उसकी एमआरपी, राइट? जो भी एमआरपी है उसका 12% हमें पे करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 325 का 325 प्लस 12 का 12। Now to remove this percentage, what we have to do? Divide by 100, right? Into MRP कितने हमारे पास? 325। समझ में आया? अब क्या करना है आपको? कटिंग करना है। 325 प्लस क्या हो जाएगा आपका? 5 से कट करिए, पहले 2 से कर दीजिए। 2 6 and 2 50, राइट? अब 5 10 का करिए और 5 से ये करिए। 5 2 ऐसा कुछ आया? ऐसा कुछ आ रहा है आपका? फिर 2 3 2 5 एंड 5 होगा चलो फिर से एक बात कर लेते हैं। 12/100 into 325 किसी ने कट किया है? कट करिए जरा। ये 2 से होगा 6 2 से होगा 50 2 से होगा 3 और 2 से होगा 25 राइट? अब आपको क्या करना है? हाँ,
सब कट करके 39 आ रहा है। ओके, ये 25 से यहाँ पे कभी 13 होगा और 13 सीधा आएगा आपका 39। ये सब कुछ अलग है कटिंग का। ओके, तो क्या बचा 325 प्लस 39, तो कितना हुआ 364। तो उसको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी कस्टमर को, 364 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया सबको? अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम हाँ, आप क्या वन मोर टाइम समझा सकते हो? फिर से समझा सकते हो। चलो, अब क्या दिया हमें, एमआरपी दिया गया है 325 रुपीज, टैक्स दिया गया है 12%। तो हमें क्या करना है कि हमें कितने पैसे दुकानदार को देने पड़ेंगे। तो हमें ऑलरेडी एमआरपी तो देनी पड़ेगी उसके ऊपर, राइट। उसके ऊपर हमारा टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो सर्विस टैक्स कितना है 12% होता है। तो 12% किसके बेस पे होता है, तो एमआरपी के बेस पे होता है। ये हो जाएगा 12% ऑफ दिस एमआरपी। ओके, सो तो 325 है 325, अब 12% ऑफ एनएम मतलब 12% को रिमूव करेंगे हम, डिवाइड बाय 100 करते हैं, इनटू एमआरपी हमें दी गई है 325। अब ये तो कट करना है, 2 6 जा तो 250 जा, 2 3 जा तो 225 जा, एंड 25 30 जा होता है 325। अब बचा क्या 3 एंड हियर 30, so 3 30 are 39. So we are getting is the 325 plus 39 is equal to 364. समझ में आया सबको? यस मैम। Okay, if you want to take out the screenshot, take it. Second sum. Anushka and her family go out for dinner. Dinner पे जा रहे. They total. हाँ. Their total bill including 8% tax was 4720. What was the actually amount of billing excluding tax? हमें यहाँ पे टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। मतलब हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, आप लिखो, एक वर्ड्स लिखना है, that actual amount of the bill, क्वेश्चन में लिखा है वही आपको लिखना है फर्स्ट सेंटेंस में, the actual amount of bill excluding tax, वो कितनी हो जाएगी ₹X। तो आपको ये लिखना है let the actual amount of bill excluding tax be ₹X, वो X रुपीज से इन शॉर्ट। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है कि क्या था। तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, एमआरपी होती है जो जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल अमाउंट उसकी। ओके, प्लस हम करते हैं कितने परसेंट टैक्स दिया है उसने, 18% टैक्स दिया है, राइट। 18% ऑफ एमआरपी, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उसका टोटल जो उसने पैसे पे किए हैं, वो उसने कितने पैसे पे किए हैं इन दोनों को मिला के 4720, राइट। समझ में आया सबको? देखो ये उसका बिल हुआ, प्लस उसमें हमने ऐड क्या किया, टैक्स को ऐड किया, तो उसने इतना अमाउंट पे किया, राइट। हमें फाइंड आउट करनी है उसकी एमआरपी क्या थी, मतलब ये क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एमआरपी हमने कितनी एज्यूम कर ली है, X रुपीस, एक्स, राइट, X प्लस 18%, तो हम लिख सकते हैं कि 18/100 into X, yes or no? यस मैम। 4720। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हम 18x लिख देते, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, टेकिंग द एलसीएम आपका 100 हो जाएगा। यहाँ आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो? यस मैम। ओके, यस मैम। 100 into x तो क्या हो जाएगा 100x प्लस 18 into x, तो 18x
अपॉन 100 इज इक्वल टू 4720. Clear this much? Yes. तो ये कितना हो जाएगा 118x. तो हमें मिलेगा 118x अपॉन 100 इज इक्वल टू 4720. समझ में आया सबको? आया ना समझ में? अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं थोड़ा बाजू में लिख रही हूँ. ओके, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x को अकेला करो. ये 4720 तो है ही, ये 100 जाएगा ऊपर, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1180 में जाएगा, तो डिवाइड बाय हो जाएगा 118. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, अब आप करोगे डिवीजन तो क्या होगा? 118 40 सा होता है 4720. Ma'am, 4000. हाँ, तो आपका आंसर क्या होगा? x इज इक्वल टू 4000. क्लियर? Yes, ma'am. तो क्या हो जाएगा कि अनुष्का को एक्चुअल बिल कितना आया था? 4000 का, पर उसने कितना टैक्स पे किया है? 720 रुपीज उसने टैक्स पे किया है. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो इफ यू वांट टू कॉपी. हाँ बोलिए. मैम टैक्स में 720 कैसे आया? तो देखो, एक्चुअल बिल उसका कितना था? 4000 था, Yes. पर उसने पे कितना किया है? 4720. Yes, ma'am. राइट? सो अगर हम ये टोटल है बिल के साथ में, इसमें से अगर हम 4000 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 720 रुपीज जो उसने एडिशनल पे किया है एज अ टैक्स. Yes, ma'am. ओके, तो ये अपना हो जाता है एडिशनल पैसे उसने पे किए हैं एज अ टैक्स. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो चैप्टर नंबर 30 है, उसका है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकंड होता है सिंपल इंटरेस्ट. तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसा होता है. तो सिंपल इंटरेस्ट को हम सिंपली बोलते हैं एस आई. ये इंटरेस्ट है. ओके, सिंपल इंटरेस्ट को सिंपली हम बोलते हैं एस आई. एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100. अब ये टर्म्स क्या है वो समझ लो पहले. पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट ऑलवेज होती है रुपीस में ही. अमाउंट तो रुपीस में ही होता है. सेकंड होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑलवेज परसेंटेज में होता है. और टी दिया है टाइम पीरियड, मतलब टाइम आपको याद रखना है कि वो ऑलवेज ईयर्स में हो. समझ में आया आपको? जिसके घर से आवाज आ रही है वो खाली वीडियो ऑन रखिए, माइक बंद कर दीजिए. ओके, तो ऐसा ही हुआ. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100. दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन? और अगर ये सब कुछ रुपीस में, परसेंटेज में और ईयर्स में ना दिया हो, उसमें फर्स्ट आपको कन्वर्ट करना पड़ता है. ओके, अब ये समझो कि आप बैंक में जाते हो, आप 5 रुपए रखते आते हो बैंक में. यू आर गोइंग टू द बैंक एंड पुटिंग 5 रुपीस टू द बैंक. आपने बैंक में 5 रुपीस रखा, तो बहुत टाइम आप रखते हो 5 रुपीस, तो क्या होता है बैंक वाले भी आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देते हैं. ये मान लो कि बैंक वाले ने आपको इंटरेस्ट दिया है कितने रुपीस का? 1 रुपीस का. एक्स्ट्रा दिया 1 रुपीस बराबर एज ए इंटरेस्ट. तो उसके बाद आपके अकाउंट में कितने मनी हो जाएंगे? टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 6 रुपीस हो जाएंगे. Yes, ma'am. ओके, तो ये इंटरेस्ट क्या है? तो ये वाला इंटरेस्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम जो अमाउंट रख रहे हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट,
उस टाइम पे होता क्या है कि बैंक वाले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, कितने मतलब उसके अकॉर्डिंग रेट होते हैं, और आप कितने समय के लिए रख रहे हो वो पैसे, वो भी है। फिर ऐसा नहीं होता कि आप 1 महीने के लिए 5 रुपए रखते हो और आपको 1 महीने के बाद 1 रुपए एडिशनल मिल जाएगा, तो वो गलत है, राइट। वो कब मिलता है आपको, 1 साल रखो तब कुछ मिलता है, 6 महीने रखो या 1 साल रखो तब। So that is our simple formula for simple interest. Now it is the simple interest. अगर दूसरा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए हम डायरेक्टली अमाउंट ही फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्टली अमाउंट हमें कितनी मिलेगी, उसका फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक का मतलब अमाउंट, मतलब जैसे 5 रुपए रखे, 1 रुपये आपका इंटरेस्ट हुआ, आपको 6 रुपीज मिलते हैं, तो 6 रुपीज आपका डायरेक्टली हो जाता है अमाउंट, जो आपको यहाँ पे लिखना है। P हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट आपने बैंक में रखने जा रहे हो वो होता है आपका अमाउंट, प्लस 1 प्लस R अपॉन 100। R का मतलब बैंक वाले कितने परसेंट आपको ऐड करेंगे, तो 1% ऐड करेंगे, 2% ऐड करेंगे, और आप वो अमाउंट कितने साल के लिए रखते हो, उसके अकॉर्डिंग ये दो इक्वेशंस वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर नंबर 30। तो इसमें हमें n लिखना है। हाँ, रेज़ टू n। अगर वो 5 साल के लिए है तो 5 पावर हो जाएगा उसका। ओके मैम। तो थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा पर करना पड़ेगा फिर तो, राइट। हम नेक्स्ट टाइम ही करेंगे। बोलिए बोलिए। मैम कंपाउंड इंटरेस्ट फिर से एक्सप्लेन कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब 1 साल के बाद अगर आपको 100 रुपीज मिलते हैं इंटरेस्ट, तो वो डायरेक्ट आपके प्रिंसिपल में काउंट हो जाता है। ये बोलते हैं ना गुजराती में ब्याजनु पण ब्याज मळे छे, ये इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होता है। जैसे कि आपने 6 रुपए मिल गए, तो नेक्स्ट टाइम आपको 6 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा, 5 रुपए पे नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद आपके 6 रुपीज हो गए, तो 6 रुपीज के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो उन्होंने मनी ऐड किए उसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वैसा। यस। ओके।